चलिए एक ऐसे कानून की बात करते हैं जिसने ना सिर्फ 200 साल पुरानी एक बहुत बड़ी कंपनी की ताकत को चुनौती दी, बल्कि भारत के भविष्य की पूरी कहानी ही बदल दी। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक तरह से एक नई शुरुआत थी। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे सिर्फ एक कानून ने आधुनिक भारत की नींव लिखनी शुरू कर दी। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम समझेंगे कि 1813 में माहौल कैसा था, फिर देखेंगे कि कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार कैसे खत्म हुआ, भारत में शिक्षा और धर्म के नए दरवाजे कैसे खुले, शासन पर ब्रिटिश क्राउन की पकड़ कैसे मजबूत हुई, और आखिर में इस कानून की ऐतिहासिक विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव है 1813 का वो निर्णायक मोड़। इस बदलाव को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि भारत की किस्मत का फैसला कर रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर शुरुआत होती है। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद वो एक शासक की तरह उभरती है, और फिर आता है 1813, वो मोड़ जब इसी कंपनी की जड़ों को हिला दिया गया। मतलब 200 साल का एक छत्रराज अब खतरे में था। और यही से शुरू होता है पहला बड़ा बदलाव, व्यापारिक एकाधिकार का अंत। ये एक ऐसा आर्थिक फैसला था जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली थी। इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था, जिसे मोनोपोली कहते हैं, उसे खत्म कर दिया गया। ये देखिए फर्क कितना बड़ा था। 1813 से पहले भारत के साथ व्यापार एक बंद दरवाजा था जिसकी चाबी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। इस एक्ट ने उस दरवाजे को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। लेकिन हाँ, इसमें एक पेंच था। एकाधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कंपनी ने 2 सबसे ज्यादा मुनाफे वाली चीजें अपने पास रखीं। एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ होने वाला व्यापार। इसका आर्थिक असर बहुत गहरा था। इसने भारत में एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। मतलब अब भारतीय बाजार ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने सामानों से भर गया। ये भारत के अपने उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये तो हुई व्यापार की बात। अब आते हैं एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव पर, जिसने भारत के समाज की बनावट को बदलना शुरू किया, यानी शिक्षा और धर्म। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि ईसाई मिशनरियों को आधिकारिक तौर पर भारत आने, रहने और अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत मिली। इससे भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के नए रास्ते तो खुले, पर साथ ही सांस्कृतिक टकराव की जमीन भी तैयार हुई। और अब एक और ऐतिहासिक कदम। पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का फंड तय किया गया। हो सकता है ये रकम आज छोटी लगे, पर यह उस चिंगारी की तरह थी जिसने भारत में सरकारी शिक्षा नीति की मशाल जलाई। इन नई नीतियों के नतीजे दूर तक गए। भारत में आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, और इसी दौर में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी एक तरह का बल मिला। चलिए अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी राजनीतिक बदलाव आया, शासन पर ब्रिटिश क्राउन की मोहर। अब यह सवाल साफ होने वाला था कि भारत का असली मालिक कौन है, कंपनी या ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश संसद ने इसका जवाब बिल्कुल साफ शब्दों में दे दिया। कहा गया कि कंपनी अपने निजी अधिकार से नहीं, बल्कि ब्रिटिश सम्राट की तरफ से भारत पर शासन कर रही है। ये एक सीधी घोषणा थी कि कंपनी अब सिर्फ एक एजेंट है, असली सत्ता तो लंदन में है। तो आखिर इस कानून ने पीछे क्या छोड़ा, इसकी ऐतिहासिक विरासत क्या थी, और इसने भविष्य के भारत को किस तरह से आकार दिया? ये जो बदलाव था ना, यही इस एक्ट की सबसे बड़ी विरासत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, अब आधिकारिक तौर पर एक औपनिवेशिक शासक की भूमिका में आ रही थी। व्यापारी से शासक बनने का ये सफर अब और पक्का हो गया था। लेकिन 1813 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत थी। इस कानून ने उस रास्ते की नींव रखी जिस पर चलकर 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो अगर एक लाइन में समझना हो तो चार्टर एक्ट 1813 ने एक तरफ कंपनी के व्यापारिक पर कतर दिए और दूसरी तरफ भारत में शिक्षा, धर्म और पूंजीवाद के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और आखिर में एक सवाल, सोचने वाली बात है कि इस कानून का सबसे गहरा और सबसे लंबा असर किस पर पड़ा? भारत की अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, या फिर इसकी राजनीति पर?
इस सवाल का जवाब उतना ही दिलचस्प है जितना कि इतिहास।